हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल मद निषेध और दरोगा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीवाईक्यू। जी हाँ दोस्तों, जो भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है उसका आज कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास में, जिसमें है आपका पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जौन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी एवं यहूदी धर्म, हर्यक शिशुनाग वंश और शुंग वंश, गुप्त या गुप्तोत्तर साम्राज्य, दक्षिण भारतीय वंश, सीमावर्ती वंश, प्राचीन कालीन चित्रकला और राजपूत वंश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे आपसे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपसे न छूटे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को और फटाफट से इसे याद कर लेते हैं। चलिए देखिए, भारत के इतिहास में आपका प्राचीन भारत का इस इतिहास से शुरू करने वाले हैं। देखिए, पाषाण काल सबसे पहला है आपका पाषाण काल। पाषाण काल का पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो नियोलिथिक का अर्थ हो जाएगा आपका नव पाषाण काल। देखिए, नियोलिथिक का अर्थ हो जाएगा आपका नया पत्थर का युग। नया पत्थर का युग जो नव पाषाण काल से संबंधित है। नव पाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके कि मनुष्य द्वारा पहली बार लियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु। तो देखिए, पशु जो था ये था आपका कुत्ता। मनुष्य द्वारा नव पाषाण काल युग में पहली बार पालतू बनाया जाने वाला पशु था कुत्ता, और कुत्ता मनुष्य का सबसे पुराना और वफादार साथी माना जाता है। इसे पालतू बनाए जाने के कुछ प्रमाणों के अनुसार यह घटना लगभग 14,000 साल पहले था। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला उपकरण को क्या कहा जाता था? तो ये थे आपके उपकरण कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो थे ये पाषाण काल में काटने के काम आते थे। जैसे पूरा पाषाण काल का ईस्वी था आपका 2500 ईसा पूर्व, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय था आपका 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण काल का समय था 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। चलिए अब देख लेते हैं आपका मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाले पशु कौन सा था? तो पालतू बनाया जाने वाला पशु था आपका कुत्ता। कुत्ता जो थे ये पालतू बनाया जाने वाला पशु था, जिसमें आपका देखिए मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। और पाषाण काल में आदमगढ़ तथा बुर्ज होम नामक स्थल से कुत्ते को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पे आपको बुर्ज होम नामक स्थल में कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से जुड़ी सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डाक यार्ड जो है होने का प्रमाण मौजूद है? ये सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और एसआई मद निषेध में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका दिया हुआ है कि गुजरात के भाग क्षेत्र में स्थित लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर माना था। इसकी स्थापना जो है आपका 2400 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसमें अत्यधिक डाकयार्ड के लिए प्रसिद्ध इसे माना जाता है। और यहाँ पे जो है डाकयार्ड लगभग 218 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा था, जिसे मिट्टी में पकी ईंटों से बनाया गया था। इसका अनूठी डिजाइन जो है ये आपका ज्वार भाटे का प्रभाव नियंत्रित करने में सहायता की थी। चलिए अब देख लेते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी सभ्यता का प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में अभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु है। अच्छा, इसे सिंधु को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सॉरी, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यह नगर 2600 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। तो ये मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन सब। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से में जोते गए खेत का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये है आपके कालीबंगा में। कालीबंगा में साक्ष्य जोते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कृषि के प्रमाणों में एक महत्वपूर्ण खोज राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा नामक स्थान से हुआ था। यहाँ पे जो है जोते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं। चलिए, उस समय जो है लोग बैलों की सहायता से खेत जोतते थे। अब देख लेते हैं लोथल बंदरगाह। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे, यह जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था भोगवा। चलिए अब जो है देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। यह सिंधु घाटी सभ्यता में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में ये फैली हुई थी। इसकी खोज जो है भारत के प्राचीन इतिहास में नया अध्याय मानता है। हड़प्पा
विश्व का सबसे पुरानी नगर सभ्यता भी माना जाता है इसे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिले थे? जल संरक्षण का साक्ष्य जो है ये आपके धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है और उस स्थल पर एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का प्रमाण भी मिला है, जहां पे आपको विशाल स्नानागार, वर्षा स्थल संचय का चयन बांध एवं धौलावीरा की खोज 1968 में जगपति जोशी ने किया था। धौलावीरा की खोज जगपति जोशी ने किया था। चलिए अब देख लेते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु में मोहन का अर्थ होता है टीला और जोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का। इस टीले पर कई मानव कंकाल और अवशेष पाए गए इसलिए इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो पूजा जो है ये आपके पशुपति की करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है प्रमुख रूप से पशुपति की पूजा करते थे। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील मुद्रा पर एक योग मुद्रा में बैठे व्यक्ति का आकृति भी प्राप्त हुआ है, जिसमें चारों ओर जानवर है, उसे पशुपति महादेव कहा जाता है। अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है। तो ताम्र पाषाण स्थित जो है ये आपके हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। देखिए, सिंधु सभ्यता में सभ्यता से संबंधित ताम्र पाषाणिक सांस्कृतिक स्थल जो है दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और दैमाबाद महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी पावरा के किनारे स्थित है। देखिए, यहाँ से कई कांस्य युगीन वस्तु भी प्राप्त हुए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से प्रभावित है ये। और इसकी खोज 1958 में बीपी बोपाडीकर ने किया था। अब है आपके सूची को देखिए सम्मिलित करने वाला भी क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन में है आपका कि इसको सम्मिलित करना है। तो ये है आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो है, देखिए कालीबंगा की खोज, कालीबंगा, सुरकोटदा, कोटदीजी और बनवाली। तो इसका मिलान करना है। तो मिलान में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा। तो ये है आपके कालीबंगा राजस्थान में है और सुरकोटदा जो है ये आपका भुज कच्छ में है। और सी जो है, सी का हो जाएगा सिंध, यानी कि कोटदीजी जो है सिंध में है और बनवाली जो है ये आपके हरियाणा में है। चलिए इसका देखिए, कालीबंगा राजस्थान, सुरकोटदा जो है भुज कच्छ, कोटदीजी सिंध और बनवाली हरियाणा में है। अब देख लेते हैं सौंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है। तो स्नानागार जो है ये आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। सौंधव सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो से मिला सबसे बड़ा स्नानागार जो है एक प्रमुख स्मारक है। और इसकी जो लंबाई है ये भी देख लेते हैं। तो ये 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा भी है ये। और ये स्नानागार की फर्श जो है पक्की ईंटों से बनी हुई है। चलिए अब देख लेते हैं कि पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके राजस्थान में। पीलीबंगा भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक नगर है। यह शहर कालीबंगा से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये जो है पीलीबंगा का पंजाबी भाषा का शब्द है। पीलीबंगा जो ये पंजाबी भाषा का शब्द है जो पीली प्लस बंगा, पीले रंग की चूड़िया से बना हुआ है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपके हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है। तो जलाशय का प्रमाण जो ये आपके धौलावीरा से मिले है। ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार पुलिस मध्य निषेध का। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिले हैं। तो जलाशय का प्रमाण जो है ये आपके धौलावीरा में मिले हैं। देखिए हड़प्पा धौलावीरा स्थल से जलाशय का प्रमाण मिले हैं। और धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसका उत्खनन करता हो जाएगा जेपी जोशी तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। तो हड़प्पा से प्राप्त नहीं होने वाला है आपका सूती वस्त्र, जिसमें आपका पॉटरी बर्तन जो है ये आपका प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। और गहने भी प्राप्त हुए, ताम्र शीशा भी प्राप्त हुआ, जबकि सूती वस्त्र जो है नहीं प्राप्त हुए। हड़प्पा स्थल से भौतिक जीवन में काम आने वाले अनेक वस्तु जैसे बर्तन, आभूषण आदि ये सब प्राप्त हुए, परंतु सूती वस्त्र जो है ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, हड़प्पा से नहीं प्राप्त हुए। चलिए अब ध्यान रखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ये आहर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, जबकि आपका जो है राखी गड्डी, कालीबंगा, सुरकोटदा ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता से है। देखिए आहर जो है पुरातात्विक स्थल एक ताम्र पुरातात्विक स्थल है जो दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहर नदी के बाएं तट पे बसा हुआ है। और राखी गड्डी जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और कालीबंगा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, ध्यान रखिएगा।
अब देख लेते हैं हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो नहीं जानते थे तो ये थे आपके लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। देखिए हड़प्पा जो है ये पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और यहाँ के लोग जो है ये आपका तांबा, कांसा, सोना का उपयोग जानते थे, जबकि जो है ये लोहा का उपयोग करना नहीं जानते थे। एक बर्तन पर बना मछुआरों का चित्र यहाँ है, शंख का बना बैल है और पीतल का बना इक्का है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे इसका उपयोग संभव है और फसल के दावने में किया जाता है। साथ ही गेहूं तथा जौ के दाने भी अवशेष यहाँ से मिले हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो ये थे आपके मोसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा के निवासी जो है मोसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे और हड़प्पा अपना व्यापार जो है जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से करता था। और भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से शुरू होता है ये, जिसे हड़प्पा सभ्यता का नाम से भी जाना जाता है। चलिए ये है आपके, देखिए मोसोपोटामिया का अभिलेख जो है ये वर्णित मेहुला शब्द के अभिप्राय सिंधु सभ्यता से भी है। ये भी आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। मोसोपोटामिया का अभिलेख में वर्णित मेहुला शब्द जो है ये अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लेते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित सभ्यताओं का एक ऐतिहासिक कालानुक्रम में रखते हुए दिए गए कूट भाषा को ठीक करें। तो देखिए ये है आपके, पहला है आपका मिस्र, दूसरा है आपका सिंधु घाटी, तीसरा है यूनानी और चौथा है सुमेरिन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें मिलान करना है तो मिलान में हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा, देखिए सबसे पहला हो जाएगा आपका मिस्र की सभ्यता था, उसके बाद हो जाएगा आपका सुमेरिन आया, फिर आपका सिंधु घाटी आया, फिर आपका यूनानी आया। चलिए देखिए विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता है मानी जाती है। इसका कालक्रम जो है लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और इसके उपरांत जो है मोसोपोटामिया या सुमेरिन की सभ्यता, जिसका कालक्रम जो है 3000 ईसा पूर्व माना जाता है और सुमेर इस सभ्यता के मुख्य नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और यूनानी सभ्यता के कालक्रम जो है 800 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। चलिए अब है अगला क्वेश्चन है आपके कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल से मिला है। तो देखिए ग्रेट बाथ जो है ये आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। जो स्नानागार होता है नहाने वाला ग्रेट बाथ जिसे बोला जाता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ जो है ये आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। और यह जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। और इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था, जिसे विशाल स्नानागार को विद्वान जॉन मार्शल ने तत्कालिक विश्व का आश्चर्य बताया था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन है आपके कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो पूजा का किसके करते थे, तो पशुपति का करते थे। ये दो बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन है आपके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो पशुपति की। ये सिंधु घाट नदी के किनारे बसी भारत के प्राचीनतम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे संधव सभ्यता कहकर पुकारा भी जाता है। और ये हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त है और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग द्वारा पशुपति का पूजा, मातृ देवी की पूजा, नाग की पूजा एवं वृक्ष की पूजा करने का साक्ष्य प्राप्त है। यहाँ के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे और वृक्ष के पूजा करने में का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त है। चलिए अब सुमेलित करना है, दोनों को मिलाना है। तो मिलान में हो जाएगा आपका, देखिए क्वेश्चन आपको है कि लोथल, रोपर, राखी गड्ढी और कालीबंगा इसको मिलाना है। तो अब देख लेते हैं कि लोथल जो है ये हो जाएगा आपका गुजरात में, रोपर है पंजाब में, राखी गड्ढी हरियाणा में और कालीबंगा है राजस्थान में। अब देख लेते हैं आपके हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये है आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है। और 1921 ईस्वी में ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने और सर जॉन मार्शल के निर्देश पर हड़प्पा के अन्वेषण किया गया था, जहां से मजदूरों के आवास, उर्वरता की देवी मातृ मूर्ति, तांबे का इक्का गाड़ी, गेहूं एवं जौ के दाने इत्यादि का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब है क्वेश्चन आपके मिलान करना है, अगला क्वेश्चन मिलान करना है। तो मिलान करना है, इसमें है सिंधु, पश्चिम पंजाब, दक्षिण बलूचिस्तान और हरियाणा। तो कौन से क्षेत्र में पुरातात्विक स्थल है तो उसे देख लेते थे। देखिए यह है आपके सिंध में है आपका कोट दीजिए, पश्चिम
पंजाब में हो जाएगा आपका सरायखोला, दक्षिण बलूचिस्तान में हो जाएगा बालाकोट और हरियाणा में हो जाएगा राखी गढ़ी। अब है आपके सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकलन नहीं है? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा गाय। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील जो मुहर है उसमें बाघ, हाथी, भैंसा, गैंडा आदि जानवरों का अंकलन है, जबकि गाय का अंकलन उसमें नहीं है। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल जो है ये आपके भोगवा नदी के तट पे है। लोथल जो है हड़प्पा कालीन स्थल है जो गुजरात राज्य में भोगवा नदी के निकट स्थित है। यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं और इस स्थल की खोज 1957 ईस्वी में एस.आर. राव ने किया था। एस.आर. राव ने किया था। चलिए अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता की प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो प्राचीनतम बंदरगाह हो जाएगा आपका लोथल। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल है। यह सिंधु सभ्यता के एकमात्र बंदरगाह वाला शहर है जो साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवा नदी के बीच स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने किया था। यहाँ से प्राचीन काल में मोतियों, रत्नों और गहनों के व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ये आपके बालाथार जो है ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं बालाथार जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। यह राजस्थान के उदयपुर जिला में बालाथार गांव के पास बेरच नदी के पास एक टीले पर स्थित ताम्र पाषाणिक स्थल है और इसकी खोज जो है 1962 से 63 में डॉक्टर V.N. मिश्रा द्वारा किया गया था। यही आपका लोथल जो है आपका गुजरात में है। लोथल आपका गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है और रोपर जो है पंजाब में है। चलिए अब है अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है आपके जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी के किस स्थल से मिला है? तो जुते हुआ खेत कालीबंगा से मिला है। जुता हुआ खेत का स्वास्थ्य जो है ये आपका कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा का अर्थ हो जाएगा काले रंग की चूड़िया, जो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित उस नगर की खोज सन 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था। और इसका प्राचीन नगर जो है आपके सरस्वती एवं द्रसदती नदी के बीच स्थित है। कालीबंगा के पश्चिमी टीले पर संदर्भ सभ्यता के नीचे पार्क संदर्भ सभ्यता का प्रमाण भी मिले हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपके सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मुहरे निर्मित है। तो अधिकतम मुहरे किस चीज से निर्मित है? तो ये आपके सेल खड़ी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतम मुहरे जो है ये सेल खड़ी से निर्मित है और कांचली मिट्टी, गोमेद, चौट और मिट्टी की बनी हुई मुहरे भी यहाँ से मिला है। यहाँ से प्राप्त मुहरों पर एक सिंगी पशु, कुबर वाला बैल, हाथी, भैंसा आदि भी अंकित है। तो यहाँ से जो है आपका इस तरह का मुहर मिले हैं। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपके मोसोपोटामिया का अभिप्राय है। तो ये है आपके दजला फरात नदी के बीच का उपजाऊ धरती, मोसोपोटामिया का अर्थ है। देखिए ये जो है आपका कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल था मोसोपोटामिया। चलिए अब आपको सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुए। तो सूती वस्त्र का साक्ष्य आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में के स्थल मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए और ध्यान है कि इस स्थल की खोज जो है रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब देख लेते हैं संदर्भ सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो सबसे ज्यादा आपका कांस्य का प्रयोग किया गया है। कांस्य का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है और जो तांबे और रागे जो है टीन का मिश्रण था। यह सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखी गढ़ी इसके प्रमुख केंद्र भी था संदर्भ सभ्यता का। अब देख लेते हैं आगे, संदर्भ निवासी के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो ये देख लेते हैं आपका विशिष्ट मूर्ति की पूजा जो है ये आपका विद्यमान नहीं था। देखिए कहता है संदर्भ निवासी के धार्मिक जीवन में मातृदेवी उपासना, लिंग एवं योनि की पूजा तथा पशु, पक्षी और नाग की पूजा का तत्व विद्यमान थे, जबकि विशिष्ट मूर्ति की पूजा का प्रचलन नहीं था यहाँ पे। और सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इनकी पूजा करते थे और सिंधु सभ्यता के मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर का अवशेष वहां से नहीं मिले हैं। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ स्थल पंजाब में है? तो पंजाब में हो जाएगा आपका देखिए हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर, ये थे सारे के सारे आपका पंजाब में हैं। संदर्भ सभ्यता का स्थल जो है ये सारे पंजाब में और संदर्भ सभ्यता के नगर की खोज खुदाई से हुआ था। इसे हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। इसके काल जो है ये आपके 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चलिए अब है अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला।
मृतकों का इसकी जो उत्खनन करता थे 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी द्वारा करवाया गया था। और मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु की जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। देखिए, पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु की जुड़वा राजधानी भी कहा था। अब है आगे अगला क्वेश्चन। देखिए, सिंधु नदी के सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा जो है ये गुजरात में है? तो गुजरात में आपका लोथल हो जाएगा। लोथल आपका कहाँ है? तो गुजरात में है। देखिए, यह गुजरात राज्य में स्थित है, लोथल है। और इसका बंदरगाह यह बंदरगाह नगर है जो भोगवा नदी के तट पे भी बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डाक यार्ड होने के प्रमाण मिला? तो गोदी जो है ये आपके लोथल में मिला है। सिंधु सभ्यता में लोथल के गुजरात में स्थित गोदी डाकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है और लोथल प्राचीन काल में एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था, जहां से मोतियों, रत्नों और गहनों का व्यापार पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका तक किया जाता था। चलिए, अब है आपके अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल। अब है आपके वैदिक सभ्यता से जो भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखिए, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये थे आपके 18 दिन तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये है आपके महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र के पावन धरती पर 18 दिन तक लड़ा गया था। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। एक ही वंश के दो पक्ष थे। इस युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई को दर्शाया गया था। तो ये आपके 18 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब है आपका योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक हो जाएंगे आपके पतंजलि। देखिए, योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। इन्होंने लगभग 400 ईसा पूर्व में योग सूत्र की रचना की थी और यह ग्रंथ योग दर्शन के मूल आधार है और इसे भारतीय दर्शन के 6 अस्तित्व दर्शनों में से एक महत्वपूर्ण शास्त्र भी माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग के एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधना के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। चलिए, अब है आपके अगला क्वेश्चन है आपके उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान किस देवता को मिलता है? देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इंद्र के स्थान पर आपका उत्तर वैदिक काल में जो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, प्रजापति। जिसमें आपका उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में है और इंद्र का स्थान प्रजापति को यहाँ पे मिला था। इसे सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। अब है आपका अगला क्वेश्चन, आर्यों के मूल निवास स्थान क्या है? आर्यों के मूल निवास स्थान हो जाएगा यूरोप। यूरोप जो है आर्यों का मूल निवास स्थान है, जो मध्य एशिया भी कहा जाता है और विशेष रूप से इसे यूरेशियन स्टेप्स में था। आर्य प्राचीन समय में भारत में आए एक सांस्कृतिक और भाषाई समूह थे जो वैदिक सभ्यता की नींव रखने वाले थे और उन्हें हिंदू धर्म के पूर्वज भी माना जाता था। अब है आपके अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जयते है ये आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है ये आपके उक्ति मुंडक उपनिषद से ली गई है। इसका उल्लेख जो है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में भी किया जाता है और सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों के पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो ये है आपके यजुर्वेद। देखिए, यजुर्वेद जो है आपके धार्मिक अनुष्ठानों के पद्धति का उल्लेख करता है और भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद। इसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास है और वेदों की संख्या 4 है। जैसे कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यहाँ से यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं। चलिए, अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो ये है उपनिषदों की रचना, ये सबसे पहले घटी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले घटने वाली घटना है उपनिषदों की संख्या। अब है आपके देखिए, सर्वप्रथम उपनिषद की रचना हुई थी जिसकी कुल संख्या 108 थी और अन्य दिए गए घटना का कालक्रम को देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और बुद्ध की पारंपरिक निर्माण तिथि है 483 बीसी जो वैशाख पूर्णिमा था और अशोक का शासनकाल ये आपके 268 बीसी से 232 बीसी तक था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सुमिलित करना है यानी मिलाना है। इसका आश्रम और आयु देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके है कि निम्नलिखित में से सुमिलित करना आश्रम और आयु, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें कब से कब इसकी उम्र सीमा थी? तो ये थे आपके देखिए, छागंदु उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है और ये है और चारों आश्रम का उल्लेख जावा उपनिषद में मिलता है। जावा उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है जिसमें आपका ब्राह्मण जो है ये आपके जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य है और गृहस्थ जीवन आपके 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन होता है। और वानप्रस्थ है ये आपके 50 से 75 होते हैं और संन्यास जो है ये आपके 75 से 100 वर्ष को माना गया था।
अब है आपके अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? इसको भी मिलान करना है, कल्प, छंद, निरुक्त और शिक्षा, इसको भी मिलान करना है। तो देखिए ये आपके, देखिए शिक्षा जो है वेदांग हिंदू धर्म के ग्रंथ है। यह वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं को जन्म दिया था, जिन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदांग में 6 वेदांग को देख लेते हैं। पहला है शिक्षा, ये वेद मंत्रों उच्चारण करने की विधि का वर्णन शिक्षा से है। और कल्प से हो जाएगा यज्ञ संबंधित नियम, व्याकरण से हो जाएगा प्रत्यय स्वर शब्द की बोध होना। और निरुक्त से हो जाएगा शब्दों का अर्थ है। और ज्योतिष से हो जाएगा काल का ज्ञान है। और छंद से हो जाएगा वैदिक मंत्रों का पाठ, छंद है। अब है आपके गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है ये आपके विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। और इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में है, जो सविता को समर्पित है। और ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। 2 से 7 तक के मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का समर्पित है। 9वें मंडल में सोम देवता है। चलिए अब है आपके संग्रहित का अर्थ क्या है? तो संग्रहित का अर्थ हो जाएगा कोषाध्यक्ष। देखिए संग्रहित का अर्थ कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष जो है यह किसी संगठन के खजाने की रखवाली करता था और भाग दूध का संग्राहक अधिकारी होता है। उत्तर वैदिक काल में उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता है। और शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों की सूची भी मिला था। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यज्ञ की देख रेख कौन करता है? तो यज्ञ की देख रेख कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मा। देखिए वैदिक काल में जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेष दिया गया है। जैसे उदारता जो है आपका सामवेद की ऋचाओं की गान करने वाला को उदारता कहा जाता है। अर्धवर्यु जो है ये आपके यजुर्वेद की पाठ करने वाला को अर्धवर्यु कहा जाता है। होत्री जो है आपके ऋग्वेद की पाठ करने वाला तथा अग्नि कुंड में आहुति देने वाला को होत्री कहा जाता है। ब्रह्मा जो है ये आपके यज्ञ की देख रेख करने वालों को ब्रह्मा कहा जाता था। अब आपके निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है तो ये आपके वेदांग जो है आपके वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। देखिए वेदांग ग्रंथ जो है ये वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदों की सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई थी और इसकी कुल संख्या 6 है, जिसका नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। ये 6 वेदांग है। अब है आपके अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया आपका अर्थवेद में है। अर्थवेद में जो है जादुई से संबंधित तंत्र मंत्र, वंशीकरण, भूत प्रेत, जादू टोना आदि मंत्रों का वर्णन है। इसमें ऋग्वेद और सामवेद के भी मंत्र मिले हुए हैं। और अर्थवेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अर्थवेद की रचना जो है अर्थवा और अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अर्थवा ऋषि वेद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय कितने प्रतिपादित किया था? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, मनु ने किया था। देखिए वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था प्रतिपादन मनु द्वारा किया गया था। और मनु द्वारा रचित मनु स्मृति में समाज के 4 वर्णों का विभाजन किया गया था, जैसे में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र, जो वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर जन्म हो गया था और 4 वर्णों का सर्वप्रथम वर्णन जो है आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। भारत के प्राचीन भारत में पलागल क्या है? तो पलागल क्या था? तो ये थे आपके संवेद वाहक। प्राचीन भारत में जो पलागल है ये आपके संवेद वाहक इसे कहा जाता है, जिसमें पलागल का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। अब है आपके महाजनपद काल को देख लेते हैं। महाजनपद काल से कौन कौन से क्वेश्चन बने देखिए। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी हो जाएगा आपका चंपा जो है ये अंग की राजधानी है। देखिए ये आपके भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है, जिसमें आपका अंग की राजधानी चंपा है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, आप मगध की राजगिरी है और कौशल के श्रावस्ती है। ये आपके महाजनपद की राजधानी है। अब है आपके अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन था? तो बंगाली विद्वान थे आपका शिलभद्र जो है ये आपके नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान थे। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान शिलभद्र थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय में प्रमुख आचार्य एवं बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध विद्वान थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये 5वीं शताब्दी में गुप्त वंशी शासक कुमार गुप्त ने किया था। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में बंगाल के पाल वंशीय शासक गोपाल ने किया था।
और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय शासक व गोपाल के उत्तराधिकारी धर्मपाल ने किया था। ये सारे विश्वविद्यालय का एक अनोखा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब है आपके मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो मगध राज्य की राजधानी आपका गिरिवर्ज थी, गिरिवर्ज। प्राचीनतम राजधानी गिरिवर्ज, जिसे राजगीर भी कहा जाता है। और राजगीर के बाद पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बताया गया है। मगध जो है बिहार के एक प्राचीनतम भारतीय राज था और मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य जो है मगध में उत्पन्न हुए थे। अब आपके अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? तो कौशाम्बी जो है आपके वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। देखिए इसमें आपके महाराजा राजधानी, पूरे राजा राजधानी को देख लेते हैं। तो महाजनपद और राजधानी, जैसे वत्स को हो जाएगा कौशाम्बी, काशी के है वाराणसी, कौशल के हो जाएगा श्रावस्ती राजधानी, कुरु के हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, चेदी के हो जाएगा शक्तिमती, मगध के हो जाएगा राजगिरी, मल्ल के हो जाएगा कुशीनगर और सूरसेन के हो जाएगा आपका मथुरा, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा और अंग के हो जाएगा चंपा। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था? ये थे आपके मगध। मगध जो है 6ठी व 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी और उत्तर में गंगा, पूर्व में चंपा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा ये राज्य था। और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बृहदर्थ जो है मगध के सबसे पहली ज्ञात शासक थे। बृहदर्थ जो प्रसिद्ध मौर्य राजवंश साहित्य महान भारतीय साम्राज्य मगध से उत्पन्न हुआ था। अब है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शासक गंगा, सोन और गंडक के संगम पे बसा था? तो ये है आपके पाटलिपुत्र। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत के 16 महाजनपद में से प्रमुख व सर्वाधिक शक्तिशाली रहे मगध साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी और वर्तमान में ये पटना है। शहर 3 प्रमुख नदियों से घिरा हुआ है, गंगा, सोन और गंडक, ये तीनों नदी से घिरा हुआ है। हर्यक वंश के शासक उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बनाया था। और 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी अशोक के कार्यकाल में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में यहीं पर किया गया था, पाटलिपुत्र में। अब है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिलान करें। मिलान है आपका, ये भी राज और राजधानी है। अंक के बाद इसमें देख लेते हैं। देखिए बौद्ध ग्रंथ के अनुसार 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। तो 16 महाजनपदों के नाम और राजधानी को पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो 1 नंबर में आपका अंग की राजधानी चंपा, मगध के गिरिवर्ज या राजगिरी, उसके बाद हो जाएगा मल की हो जाएगा आपका कुशावती या कुशीनगर, काशी के हो जाएगा वाराणसी, कौशल के हो जाएगा श्रावस्ती, पंचाल के हो जाएगा 6 नंबर में पंचाल का हो जाएगा अक्षत्र या कंपिलय, और 7 में हो जाएगा कुरु का होगा इंद्रप्रस्थ, 8 में है वज्जी का हो जाएगा विदेह या मिथिला या वैशाली, मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, वत्स के हो जाएगा कौशाम्बी, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा, चेदी के हो जाएगा शक्तिमती, अस्मक के हो जाएगा पोतल या पोटली। उसके बाद है आपका अवंती के हो जाएगा उज्जैन या महिष्मती, गंधार के हो जाएगा तक्षशिला या पुष्क लावनी, और कंबोज के हो जाएगा हाटक या राजपुर। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन, अवंती की राजधानी थी, तो अवंती की राजधानी हो जाएगा आपका उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन हो जाएगा। अवंती के जो है अवंती जो है प्राचीन समय में भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह जनपद उत्तर एवं दक्षिण 2 भागों में विभक्त हुआ था और इसकी राजधानी उज्जैन तथा दक्षिण भारत में राजधानी महिष्मती भी इसकी राजधानी थी। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके है कि चंपा जो है निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थे? तो चंपा आपका हो जाएगा अंग की राजधानी चंपा थी। अंग जो है अंग महाजनपद उत्तर बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंतर्गत आता है और यह दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर का निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत किया था। महाभारत के तथा पुराणों में चंपा के प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त है। अब है आपके मगध के प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी हो जाएगा आपका गिरिब्रज। मगध प्राचीनतम भारत जो 16 महाजनपदों में था उसके प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगीर थी। यह बिहार के वर्तमान पटना, गया, शाहबाद नगरों से समाहित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध राज्य के प्राचीनतम राजधानी क्या थी? तो मगध राज्य की राजधानी गिरिब्रज थी। पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बृहदर्थ ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया था तथा इसके राजधानी जो है आपके गिरिब्रज राजगिरी को बनाया था। कालांतर में मगध पर क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का शासन रहा था। मगध जनपद का प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी जो तत्पश्चात पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी थी। अब देख लेते हैं, अब है आपके जौन धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन बने इसको देख लेते हैं। देखिए जौन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? ये भी काफी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिहार पुलिस कांस्टेबल
2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये है आपके पावापुरी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जौन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु जो है ये आपके पावापुरी में हुआ था। यह स्थान बिहार राज्य में स्थित है और ये जौन धर्मावलंबियों के लिए पवित्र स्थल इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 23वें थे आपके पार्श्वनाथ। ध्यान रखिएगा, जौन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इसकी माता का नाम था वामा देवी था और इन्होंने 4 महाव्रत का पालन करने का शिक्षा दी थी, जिसमें आपका सत्य, अहिंसा, असत्य तथा अपरिग्रह। इन्हें संवेद शिखर पर्वत पर निर्माण की प्राप्ति हुई थी। जौन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर की मृत्यु जो है ये आपके पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी जौन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म जो है आपके कुंडल ग्राम वैशाली में 540 ईस्वी में हुआ था और 72 वर्ष की आयु में इनका निर्माण यानी कि मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। और बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में ये जो है वर्तमान नालंदा में राजगीर। अब आपके वर्धमान जो है वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो जन्म आपका हो जाएगा 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। देखिए जौन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को माना जाता है। जो वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे जो यात्रिक कुल के प्रधान थे तथा माता जो है ये आपके तिरसला थी जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी को जौन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वर्तमान में जो है ये एनसीईआरटी के शोध के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी तथा मृत्यु 527 ईस्वी में बताया जा रहा है। चलिए अब है आपके निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे तीर्थंकर थे? तो तीसरे तीर्थंकर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। तो ये है आपके संभवनाथ जो है ये आपके तीसरे जौन तीर्थंकर थे। इसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। और अजीतनाथ जो है ये दूसरे जौन तीर्थंकर थे और सुमितनाथ ये आपके 5वें जौन तीर्थंकर थे। चलिए अब है आपके बौद्ध धर्म से जो भी क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। देखिए गौतम बुद्ध का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर है 74 में कहता है कि गौतम बुद्ध का नाम क्या है? तो गौतम बुद्ध का नाम जो है ये आपका सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने एशिया के ज्योतिपुंज भी कहा जाता है उन्हें। और उनका जन्म जो है ये 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपका है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो है ये आपके वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध परिषद आपका वैशाली में हुआ था। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षता जो थे ये सावाकामी द्वारा शिशु नागवंश के राजा कालाशोक के संरक्षण में हुआ था। और इस संगति के पश्चात जो है संघ में पहला विभाजन हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं कि वज्रयान संप्रदाय है। तो वज्रयान जो है ये आपके बौद्धों से संबंधित है। बौद्धों से संबंधित वज्रयान है। वज्रयान संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसे वज्रयान या हिरकयान के नाम से भी जाना जाता है। और संप्रदाय का मुख्यतः तांत्रिक बौद्ध धर्म के रूप में विकसित हुआ था। इसे मंत्रयान या गुप्त मंत्रयान या तांत्रिक यान के भी नाम से जाना जाता है। और ये वज्रयान की उत्पत्ति जो है ये 6वीं और 7वीं शताब्दी के बीच भारत में हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं गौतम बुद्ध के किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ज्ञान जो है ये आपके बोध गया में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति वैशाख माह के पूर्णिमा को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। और वर्तमान में बोध गया जो है ये आपके स्थित बौद्ध महाबोधि मंदिर उस स्थल पर बना है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब देख लेते हैं किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? देखिए किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो कश्मीर में आपका कनिष्क ने आयोजित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है ये वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष ने इसकी प्रतिनियुक्ति की थी। अब देख लेते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु आपका कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। यहीं पे उन्होंने 80 वर्ष की आयु में निर्माण की प्राप्त की थी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो धर्मोपदेश जो है ये आपके सारनाथ में दिया था। पहला नंबर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। इस घटना का धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और यह बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। अब देख लेते हैं भगवान बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म जो है ये आपके नेपाल में हुआ था।
नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ये शाक्य वंश के राजकुमार थे। इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था और बुद्ध के जीवन के विश्व शांति और करुणा का ये प्रतीक भी है। अब है आपके तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता जो है ये मोगलीपुत्र तिसत ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिसत ने की थी। यह संगीत जो है सम्राट अशोक के शासनकाल में ईसा पूर्व 250 के आसपास, जो पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में आयोजित हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा, एसआई मध्य निषेध में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब है आपके गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में हुआ था। तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो है आपके बोध गया में हुआ था। यह वर्तमान बोध गया कहाँ है? तो बिहार में है, गया जिले में स्थित है, बिहार के गया जिले में स्थित है। और बोध गया के निरंजना नदी के तट पर स्थित है। बोध गया जो है आपकी निरंजना नदी के तट पर स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो लुम्बिनी आपके नेपाल में पड़ता है। अब आपके सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया था? तो सिद्धार्थ ने आपका बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। सिद्धार्थ जिसे महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, ये बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था शुद्रोधन। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे गृह त्याग को महाविनिष्क्रम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्होंने वैशाख पूर्णिमा की रात गया के निरंजना पुनपुन नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। तभी से ये तथागत कहा जाता है। अब आपके भगवान बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो ये भी देख लेते हैं। तो लुम्बिनी जो है आपके बिहार में पड़ता है। लुम्बिनी आपका नेपाल में पड़ता है, बोध गया बिहार में पड़ता है। तो गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का जो नाम था ये था शुद्रोधन था। और जो शाक्य गण के मुखिया थे, शुद्रोधन थे उनके पिताजी, वो शाक्य गण के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इन्हें बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा जाता है। अब है आपके जातक पवित्र ग्रंथ किसका है? तो जातक जो है ये आपके बौद्धों के पवित्र ग्रंथ है। जातक बौद्ध धर्म के से संबंधित है। भगवान बुद्ध के पूर्ण जन्मों का लोकप्रिय कहानी के संग्रह को जातक कहा जाता है। जातक की संज्ञा दी गई है और इन्होंने बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हो जाएगा आपका बौद्धों से संबंधित। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक ग्रंथों से प्राप्त होता है। और ये तीनों पिटकों की भाषा जो है ये आपके पाली भाषा है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब है आपके गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। उसने पाली भाषा में अपना संवाद दिया था। जैसे में देखिए गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। इस घटना को बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। बार बार ये भी क्वेश्चन आता है कि धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए अब है शरावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया था। शरावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो शरावस्ती में। उस समय कौशल के राजा पर सेंजित थे और बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख माह के पूर्णिमा के दिन कुशीनारा में हुआ था। इससे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रम की संज्ञा भी दी जाती है। चलिए अब है आपके विश्व के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बौद्ध मंदिर जो है आपका इंडोनेशिया में है। विश्व के सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत में स्थित है, जहाँ 5 वर्गाकार चबूतरे पर बना हुआ है, जिसमें से 3 का ऊपरी भाग वृत्ताकार है। उसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था और वर्ष 1991 ईस्वी में इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया था। अब है आपके निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दी थी? तो अष्टांगिक मार्ग की सलाह आपका गौतम बुद्ध ने दी थी। देखिए मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की सलाह दी थी। यह अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित है। जैसे में देखिए यह है आपके सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये इनके चलिए अब है आपके अष्टांगिक मार्ग है। देखिए महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के कहा जाता है कहाँ दिया गया था? तो ये थे आपके सारनाथ में दिया था। ये आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड हर एक एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए
आपको कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया गया था। देखिए सारनाथ जो है गौतम बुद्ध के प्रवर्तक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने संसार में व्याप्त दुख से आहत होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर ज्ञान प्राप्त के लिए फाल्गु नदी के तट पर बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या कर ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला धर्म उपदेश जो है सारनाथ में 5 ब्राह्मणों कौंडिन्य, वप्य, भद्दी, अस्सजी और महा नाम को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी कुशीनगर नामक स्थान पर मृत्यु भी हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। चलिए अब देख लेते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे आपका गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था और महावीर स्वामी जौन धर्म से तथा गुरु नानक जो है सिख धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी जो है ये जौन धर्म से संबंधित है और गुरु नानक जो सिख धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो यह है आपके मध्यम मार्ग की हिमायत करता है। बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग की हिमायत करता है। जो बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक साधना के लिए मध्यम मार्ग को अपनाए जाने को कहा गया है, जो भोग विलास कठोर तपस्या के बीच की मार्ग है। इनके लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की सीढ़ी के रूप में बताया था। जो अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। चलिए अब है आपके निम्नलिखित में से कौन सा धर्म महान संरक्षक थे? कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक हो जाएगा आपका अशोक भी थे, उसके बाद कनिष्क भी थे और ये आपके हर्षवर्धन थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन थे। मौर्य शासक अशोक जो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक थे, जो बौद्ध धर्म के संरक्षक था तथा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कौन करवाया था? तो अशोक करवाया था। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक भेजे थे कनिष्क। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने ही प्रचारक भेजे थे और कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। उसने बौद्ध धर्म के संरक्षण प्रदान किया तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन कुषाण वंश कनिष्क ने किया था। कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, उसने किया था। और हर्षवर्धन जो थे ये 606 से 647 ईस्वी तक पुष्यभूति वंश के शासक थे, जो राजतरंगिणी से पता चलता है। राजतरंगिणी में पुष्यभूति के बारे में पता चलता है। और बौद्ध धर्म के संरक्षण प्रदान किया था तथा स्वयं भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन संघ इसी के कार्यकाल में भारत आए थे। अब आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे ये आपके गुप्त वंशीय शासक थे और गुप्त शासक वैष्णव धर्म की अनुयायी थे। ये थे आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी। चलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब है आपके सिद्धार्थ ने किस धर्म के संस्थापक थे? तो सिद्धार्थ जो है आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, क्योंकि गौतम बुद्ध का नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। इनका धर्म जो है जन्म 663 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था और ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अब है आपके 4 बौद्ध संगीति का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। उनमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयनित करें। देखिए वैशाली पहला था, दूसरा राजगिरी था, तीसरा कुंडलवन था, चौथा पाटलिपुत्र था। सबसे पहले क्या हुआ था इसके बारे में बता रहा है। तो देखिए आपका जो है आपका सबसे पहला हो जाएगा, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में आयोजक स्थल है राजगिरी में और शासक थे अजातशत्रु। ये काफी इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था और अजातशत्रु शासक थे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है ये 383 ईसा पूर्व में है और द्वितीय वैशाली में हुआ था और इसके शासक थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति जो है ये 247 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था, ये थे आपके अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति थे ये प्रथम शताब्दी में हुआ था, ये कुंडलवन आयोजित हुआ था, कुंडलवन, और इसके शासक थे कनिष्क शासक थे। अब आपके वज्रयान संप्रदाय है, तो वज्रयान संप्रदाय बौद्धों से है। वज्रयान संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भिक्षा, तप आदि की स्थान पर मैथुन, मांस आदि के सेवन पर बल दिया गया था। और वज्रयान में भारत से बौद्ध धर्म के पतन की मार्ग प्रदर्शित किया था। अब आपके द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ है? तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो है ये आपके वैशाली में हुआ था। देखिए
पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? तो अजातशत्रु के संरक्षण में राजगिरी में हुआ था, जिससे अध्यक्ष थे महाकश्यप। और दूसरी जो हुआ था ये कालाशोक के संरक्षक में वैशाली में हुआ था, और अध्यक्ष थे साबाकामी। तृतीय बौद्ध परिषद हुआ था अशोक के संरक्षण में, और इसका स्थान था पाटलिपुत्र, और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिसत। और चौथे बौद्ध परिषद जो है ये कनिष्क के संरक्षण में हुआ था, और कुंडलवन में स्थान कुंडलवन है, और अध्यक्ष है वसुमित्र। चलिए अब है आपके पारसी एवं यहूदी धर्म से संबंधित क्वेश्चन। देखिए, तोराह उस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह जो है उस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कौन सा धर्म? तो यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ है। तोराह जो है यहूदी धर्म के मूल अवधारणाओं का शिक्षा देने वाला धार्मिक ग्रंथ है, जबकि बाइबिल जो है ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता हो जाएगा, और ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, और तोराह जो है यहूदी धर्म के पवित्र ग्रंथ है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला आ जाएगा आपका हर्यक, शिशुनाग, नंद एवं मौर्य वंश से संबंधित क्वेश्चन। हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश से संबंधित टोटल क्वेश्चन। देखिए, अशोक के शिलालेखों में संयुक्त भाषा कौन कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेख में प्राकृतिक भाषा थी। अशोक के शिलालेख में प्राकृतिक भाषा थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सम्राट अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से प्राकृतिक भाषा का उपयोग हुआ था, जिसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, और प्राकृतिक आम जनता की भाषा थी, ताकि लोग अशोक की भाषा का आसानी से समझ सके। अशोक ने अपने अभिलेख के धर्म प्रचार के लिए ये भाषा लिखी थी। अब है आपके किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो ये थे आपके भाब्रू शिलालेख में। भाब्रू शिलालेख, अशोक ने अपना भाब्रू लघु शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था, और यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। अब है आपके पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। देखिए, मगध साम्राज्य के हर्यक वंशी शासक उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। देखिए, उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या 461 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, और वह जौन धर्म के अनुयायी थे। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व के संस्थापक थे। बिंबिसार था तथा इस वंश के अंतिम राजा जो थे ये आपके नाग दशक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके कालाशोक किस राजवंश से संबंधित थे? कालाशोक जो थे ये आपके शिशुनाग से संबंधित थे। कालाशोक मगध क्षेत्र के शिशुनाग वंश से संबंधित थे, और कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन, प्राचीन मगध राज्य के प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो ये थे आपके राजगीर थे। प्राचीन मगध राज्य के प्रथम राजधानी राजगीर था, जिसे पुराणों में गिरिवर्ज के नाम से जाना जाता है। यह शहर पहाड़ियों से घिरा हुआ था और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। यह राजधानी हर्यक वंश के शासकों विशेषकर बिंदुसार के समय का महत्वपूर्ण था। बाद में ये मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित हो गई थी, और मौर्य वंश के समय एक महत्वपूर्ण शहर ये बन गया था मगध साम्राज्य। अब है आपके निम्नलिखित में से कौन सा नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? ध्यान रखिएगा, कोसी की सहायक नदी नहीं है तो ये आपके बूढ़ी गंडक। कोसी नदी के सहायक बूढ़ी गंडक नहीं होता है। जो कोसी नदी गंगा के बाएं तट से मिलने वाली एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका उद्गम जो है ये नेपाल 7 धारा के मिलने से होता है, और इसकी मुख्य धारा जो है ये अरुण है, जो हिमालय के उत्तर से तिब्बत के गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। यह बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है, और काढ़ागाला कुरसेला नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। इसमें आने वाले बाढ़ में बिहार के बहुत तबाही होती है, जिसके कारण इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। कोसी नदी जो है ये सहायक नदी है। वरुण, तमोर, दूध कोसी, तामा कोसी और इंद्रावती ये इनकी सहायक नदी है कोसी नदी के। अगला क्वेश्चन है आपके बिंबिसार की प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक डैश के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थे आपके राजगिरी के निवासी थे। मगध महाजनपद पर हर्यक वंश 444 ईसा पूर्व के संस्थापक बिंबिसार के राजवैद्य जीवक थे, और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये राजगिरी जो वर्तमान में राजगीर बिहार के निवासी थे। चलिए अब है आपके किस मौर्य स्तंभ पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो मौर्य स्तंभ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकिसा स्तंभ। संकिसा स्तंभ जो है एक मौर्य कालीन स्तंभ है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3य शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। इस स्तंभ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके शीर्ष पर एक विशाल हाथी की मूर्ति निर्मित है।
अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक जो हो जाएगा ये आपके बृहदर्थ था। बृहदर्थ अंतिम मौर्य शासक था। मौर्य वंश की संस्थापक 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसकी चाणक्य के सहयोग व मार्गदर्शन में मगध के नंदवंशी शासक घनानंद के पराजित कर साम्राज्य स्थापित किया था। और बृहदर्थ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र ने की थी। 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश के संस्थापक भी थे ये। चलिए अब है आपके लौरिया अरेराज क्या है? लौरिया अरेराज क्या है? क्वेश्चन है आपके लौरिया अरेराज क्या है? तो ये थे आपके स्तंभ लेख। बिहार के पूर्वी चंपारण के लौरिया अरेराज गांव में एक मौर्यकालीन शासक अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ स्थित है, जिस पर अशोक के धर्म लेख का उल्लेख भी मिलता है। इसका निर्माण अशोक ने 249 ईसा पूर्व में करवाया था। इस स्थान को संत आलार कलाम के आश्रम माना जाता था, जो कि शाक्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। अब है आपके अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो अशोक के नाम का उल्लेख कौन से में हो जाएगा? देखिए इसमें हो जाएगा आपका ब्रह्मागिरी और गुर्जरा, ये दोनों ऑप्शन कहीं कहीं दोनों ऑप्शन दे देता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि देखिए मौर्य वंश के जो मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के मास की नेतृत्व उडेगोलम और गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। और भाबरू के लघु शिलालेख राजस्थान में अशोक का नाम प्रियदर्शी उल्लिखित है, जबकि पुराणों में इसे अशोक वर्धन भी कहा जाता है। और सम्राट अशोक जो है गद्दी पर बैठने के समय अवंती के राजपाल था। और अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञान होता है कि अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो हाइडेस पीच का युद्ध जो है ये आपके झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। हाइडेस पीच का लड़ाई सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। और यह लड़ाई जो है झेलम नदी के तट पर लड़ी गई थी, जिसमें सिकंदर महान जो है जीत गए थे। चलिए ये अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौर्य राज के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य राज के संस्थापक है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। यह जौन धर्म के अनुयायी थे और इसने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। सम्राट अशोक के पिता थे, तो सम्राट अशोक के पिता थे आपका बिंदुसार। देखिए सम्राट अशोक के जो 268 से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य वंशीय शासक बिंदुसार का पुत्र था। उसने अपने पिता के शासनकाल के दौरान तक्षशिला व उज्जैन की राज्यपाल था। और अपने शासनकाल के 9वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग के विजय प्राप्त की। और अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी था। अशोक जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी था। उसने इस धर्म की दीक्षा बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्रभावित होकर लिया था। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान जो अशांति थी ये थी तक्षशिला में। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। उसने विद्रोह कुचलने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। और बिंदुसार जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र था। राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र था। उनके 3 पुत्र थे, सुसीम, अशोक और तिस्य। अशोक जो है ये आपका कालांतर में उनके बाद मौर्य सम्राट बने और धर्म की प्राप्ति की। अब देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये आपके 322 ईसा पूर्व में घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इन्हीं के प्रधानमंत्री चाणक्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जौन धर्म के अनुयायी थी। उसने जौन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया। उसी के शासनकाल में प्रथम जौन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें जौन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में बट गया था, यानी 2 भाग में बट गया था। अब है अगला क्वेश्चन, अशोक महान पुत्र थे। तो अशोक महान किनके पुत्र थे? तो ये थे आपके बिंदुसार के पुत्र थे। सम्राट अशोक जो है ये आपके बिंदुसार के पुत्र थे। इसने भारतीय इतिहास के एक महान शासक भी थे। और यह भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उन्होंने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक भारत पर शासन किया था। इनके पिता जो थे ये बिंदुसार थे। और अशोक की माता जो थी ये थी आपकी शुभ्रदांगी, जो आजीवक मतानुयायी थे। और यह चंपा राजवंश के एक ब्राह्मण की कन्या थी। अशोक की प्रिय उपाधि देवा प्रिय दर्शनी थे। चलिए अब है अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन आपके है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है इसको देख लेना है। देखिए आपका ऑप्शन में है 1 नंबर में कि 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 2 नंबर में है आपके
अभीम तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उनकी सेना को स्वागत किया। 3 नंबर में आपका सिकंदर की मृत्यु 322 बीसी में हुआ था। चलिए इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सही है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका केवल 1 और 2 सही है, यानी कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये सही होगा। और ये आपका तक्षशिला के राजा थे, अभीम तक्षशिला के राजा थे जो सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया था, ये दोनों सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मोसिडोनिया में हुआ था। यह अलेक्जेंडर मेसिडोनिया के नाम से जाना जाता था। घनानंद के शासन काल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और सिकंदर थल मार्ग से तक्षशिला आया। उस समय तक्षशिला के शासक अभीम में था। अभीम जो है सिकंदर का स्वागत किया और सहयोग देने का वचन भी दिया। अभीम का भारत का पहला देशद्रोही राजा कहा जाता है। 323 ईसा पूर्व में इराक की राजधानी बगदाद में बेबीलोन नामक स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हो गई। इसे एलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया था। चाणक्य को उस नाम से जाना जाता है। चाणक्य को उस नाम से जाना जाता है, तो कौन से नाम से जाना जाता है? ये थे आपके विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, उनको विष्णुगुप्त के युवा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी और अर्थशास्त्र जो है ये आपके मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण भी माना जाता है। अब है आपके अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थल पे स्थित स्तूप जो है यह आपके अवशेषों से अशोक के प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो यह है आपके कंगनहल्ली है। कर्नाटक के कंगनहल्ली से प्राप्त स्तूप अवशेषों से अशोक का अद्भुत प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है। यह अवशेष जो है 1986 में आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था। आर्कियोलॉजिक जो है सर्वे के अनुसार यह लगभग 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप है। अब है आपका अगला क्वेश्चन है आपके कि सांची का स्तूप जो है मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? तो सांची का स्तूप आपका अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप मूल रूप से मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था और यह स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्तूप 3री सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था और यह बौद्ध स्मारक स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके काटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजा के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो करों के वसूल के लिए जिम्मेदार हो जाएगा आपका सत्रिधाता। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पदाधिकारी एवं उनके कार्यकाल निम्न है। यह समाहर्ता जो है आपके राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी था और सत्रिधाता जो थे ये आपके राजकोषीय कोष के मुख्य अधिकारी था। नायक जो थे ये नगर प्रशासन के अध्यक्ष थे और कर्मांतिक जो थे ये आपके उद्योग एवं कारखानों के प्रधान थे। चलिए अब है आपके अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे, तो ये है आपके प्रशासन के प्रतीक थे। अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है ये आपके प्रशासन के प्रतीक थे और अशोक का प्रस्तर अभिलेख या शिलालेख को 2 वर्गों दीर्घ शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा गया था। दीर्घ शिलालेख जो है ये आपके 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न स्थानों पर प्राप्त हुआ है। इनमें से प्रशासनिक धर्म से संबंधित अनेक बातें का उल्लेख मिलता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये आपके चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जौन संत के साथ था? तो ये थे आपके भद्रबाहु के साथ था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने चाणक्य नामक ब्राह्मण की सहायता से नंद वंश के शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने जौन धर्म स्वीकार कर जौन गुरु भद्रबाहु को अपना गुरु मान लिया था। जब उत्तर भारत में अकाल पड़ने के कारण अकाल पड़ा था उत्तर भारत में, तब भद्रबाहु ने 12,000 शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला चले गए थे। उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर वहां आ गया था। यहाँ उसने 12 वर्षों तक भद्रबाहु की सेवा की और 298 ईसा पूर्व में संलेखा पद्धति उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। चलिए अब है आपके सारनाथ के लोयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? ये थे आपके अशोक से। देखिए सारनाथ के लोयन कैपिटल अशोक से संबंधित है। अशोक मौर्य काल के महान शासक था। यह 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है अवंती के राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है जबकि पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन कहा जाता है। अशोक ने अपना राज्याभिषेक 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था और जो ये है उल्लेख 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख वर्णित किया गया है। अब है आपके 13वीं स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंद्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है?
तो ये आपके कहा जाता है आपके धनानंद को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यूनानी स्रोतों में मगध के शासक घनानंद को अग्रमीज एवं जैड्रमीज कहा जाता था। वह नंद वंश के अंतिम शासक थे। नंद वंश के वास्तविक संस्थापक महापद्मनंद था। इसे भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता था। और महापद्मनंद जो है ये शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। और महापद्मनंद की शासन जो था ये थे आपके 367 ईसा पूर्व और 338 ईसा पूर्व के बीच, लगभग 28 वर्ष के आसपास था। यूनानी राजपूत, देखिए यूनानी राजपूत जो थे ये मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राज्य में भारत आए थे। यूनानी राजपूत जो थे ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखा था जिसमें मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी दी गई थी। मेगास्थनीज के अनुसार भारत जो है इस समाज के 7 वर्ग में था। इनमें दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु सती प्रथा का उल्लेख किया गया था। इसके अनुसार जो है आपके भारतीय यूनानी देवता डायोनिसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे। चलिए अब है आपके अगला, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो कलिंग का शासक खारवेल था। प्राचीन काल में कलिंग महान का शासक खारवेल था। ये चेदी वंश के तीसरा नरेश था। और खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपका हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। और हाथी गुफा में चट्टान पर खुदी हुई शस्त्र पंक्तियों वाला प्रसिद्ध शिलालेख है जो भुवनेश्वर के उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। इस शिलालेख के अनुसार खारवेल जौन धर्म के अनुयायी थे। अब आपके अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने जौन धर्म को स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये 322 ईसा पूर्व में से 298 ईसा पूर्व तक थे। और कैटेल्य इसी का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त की साम्राज्य पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। जौन ग्रंथ राजावली कथा में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है संन्यास लेकर श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी पर्वत पे चला गया था तथा तपस्या करके संलेखादित पद्धति द्वारा समाधि ले ली थी। अब है आपके अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कौटिल्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था। तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज में प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र राजनीतिक पर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है। अब आपके अगला क्वेश्चन, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी राजगीर या गिरिवर्ज है। 16 जनपदों में से प्रमुख रहे मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार जो 544 से 492 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के संस्थापक थे। इनकी गिरिव्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार जो है ये आपके हर्यक वंश के राजा थे। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक था। इस वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। बिंबिसार के मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसके गिरिव्रज राजगिरी को अपनी राजधानी बनाई थी। इसके पुत्र का नाम था अजातशत्रु था। यह अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। देखिए सिकंदर महान ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये थे आपके 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान ने भारत विजय के अभियान में 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। जो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय था और सिकंदर अरस्तु के शिष्य थे। उसने पंजाब के शासक पोरस के साथ हाइडेस्पीच के युद्ध लड़ा था जिसे झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब है आपके शुंग वंश, कण्व एवं सातवाहन वंश से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक आपका पुष्यमित्र थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करने के पश्चात 185 ईसा पूर्व में एक नए राजवंश की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी एवं भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति थे। अब है आपके योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक आपका हो जाएगा पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि थे। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि थे। उन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का निर्गह योग मार्ग का मूलाधार है। वर्तमान में यूएनओ द्वारा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी घोषित किया गया है। अब है आपके अगला क्वेश्चन, विवाह आक्रमण हिंदू यवन शक एवं पल्लव एवं कुषाण वंश से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए
अगला क्वेश्चन है, चीनी जनरल पान चाओ ने किस कुषाण शासक को हराया था? तो ये थे आपके कनिष्क का। कनिष्क जो है कुषाण वंश के शासक था, जिसे चीनी जनरल पान चाओ ने पराजित किया था और कनिष्क के शासनकाल के दौरान कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद की आयोजित की गई थी। अब है अगला क्वेश्चन कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासनकाल के से संबंधित थे? तो चरक जो थे ये थे आपके कनिष्क के शासनकाल से संबंधित। आयुर्वेद के महान विद्वान महर्षि चरक कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के शासनकाल में राजवैद्य थे। इनकी रचित ग्रंथ जो है ये आपके चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक ने आचार्य अग्निवेश तंत्र में कुछ अध्याय जोड़कर उसे नए रूप चरक संहिता का नाम प्रस्तुत किया था। अब है आपके अगला क्वेश्चन कि कनिष्क राजा थे, तो कनिष्क राजा क्या थे? तो ये थे आपके कुषाण वंश से संबंधित थे। कनिष्क जो है कुषाण वंश के महानतम शासक थे। इसकी साम्राज्य की राजधानी जो है ये आपके पुरुषपुर थे, वर्तमान में पेशावर था। और कनिष्क को कुषाण वंश के तीसरा शासक माना जाता था। कनिष्क की मुद्रा पर भारतीय, हिंदू, यूनानी, ईरानी तथा भारतीय देवी देवताओं का चित्र का अंकलन करते थे और धार्मिक संहिता के पता चलता है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को शुरू किया था। कनिष्क ने ही शक संवत को शुरू किया था। चलिए अब है अगला क्वेश्चन कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये आपके कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ था। जैसे में देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये थे आपके 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे अजातशत्रु। और द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था आपका 383 ईस्वी में वैशाली में और साबाकामी थे अध्यक्ष और इनके शासनकाल थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्र तिसत थे इनके अध्यक्ष और शासक थे अशोक। और चौथे बौद्ध संगीति जो है आपके चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था और अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष और शासक थे वहां के कनिष्क। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। कनिष्क के अगला क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो ये आपके कश्मीर में हो जाए, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्षता वसुमित्र थे। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी है? तो कनिष्क की राजधानी हो जाएगी आपकी पुरुषपुर जो पेशावर में है। देखिए कनिष्क जो है कनिष्क कुषाण वंश के महान शासक था। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर पुरुषपुर था और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। उसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र का अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। इसी संगीति ने बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी थी जो विभाष्य शास्त्र कहलाती है। अब है आगे अगला देखिए क्वेश्चन है आपके कि शक काल कब आरंभ हुआ था? तो शक काल जो है ये आपके 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था। शक काल का प्रारंभ 78 ईस्वी में होता है और इसका श्रेय कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क को जाता है, जिसे शक संवत भी कहते हैं। इसे भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो शक संवत अभी शुरू है भारत में। अब देख लेते हैं क्वेश्चन आपके कि सही विकल्प के चयन करें। तो भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया था? तो ग्रीक आक्रमणकारी के बाद आया था शक एवं हुर्न। भारत के ग्रीक आक्रमणकारी के बाद शक और हुर्न आए थे। भारत पर ग्रीक आक्रमणकारी के बाद पल्लव जो पार्थियन, शक और कुषाण भारत पर आक्रमण किया था। और भारत में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में डेमेट्रियल ने आक्रमण किया था। डेमेट्रियल को भारत में यूनानी राज्य की संस्थापक माना जाता है। पल्लव शासकों में महानतम शासक गोंड फर्निज था और भारत में कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैटफिशस थे। हुर्न आक्रमणकारी ने तोरमान मिहिर कुल आदि प्रमुख थे इसमें। अब है आपके अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेनसंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो वेनसंग जो है आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। देखिए वेनसंग ने 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी और वेनसंग ने 629 ईस्वी में चीन से भारत की यात्रा आरंभ की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म को गूढ़ ग्रंथों के अध्ययन और बौद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। उन्होंने लगभग 17 वर्ष तक भारत में भ्रमण किया, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, बोध गया, सारनाथ और कांचीपुरम प्रमुख थे। वेनसंग ने अपनी यात्रा के विस्तृत वर्णन जो है सियुकी नामक ग्रंथ में किया, ये भी ध्यान रखिएगा। अब है आपके
हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटन भारत आया था वह कौन था? तो ये थे आपके ह्वेनसंग। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसंग चीनी पर्यटन जो भारत आए थे। ह्वेनसंग का बौद्ध धर्म के ग्रंथों की खोज में भारत आया था और उसने 630 ईस्वी में भारत के दौरा भी किया और ह्वेनसंग ने अपनी यात्रा विस्तृत विवरण सियुकी नामक पुस्तक से किया था। चलिए अब है आपके सिक्के पर बीना वादक करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया जाता है? तो ये है आपके समुद्रगुप्त। सिक्के पर वीणा वादक करते हुए समुद्रगुप्त नामक गुप्त वंश के शासक को चित्रित किया जाता है। समुद्रगुप्त एक कुशल योद्धा, कवि और संगीत प्रेमी थे। इनके सिक्के पर भी उन्हें बीना बजाते हुए दर्शाया गया था, जो कला और संस्कृति के प्रतीक उनके प्रेम को दर्शाता है। अब है अगला क्वेश्चन, देखिए भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये है आपके समुद्रगुप्त को। भारत के नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वे गुप्त वंश के एक महान शासक थे। समुद्रगुप्त ने अपने अद्वितीय युद्ध कौशल और विजय के कारण यह उपाधि प्राप्त की थी। उनके शासनकाल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग कहा जाता है और उन्होंने भारत की एकजुट भी किया। चलिए अब क्वेश्चन है आपके कि फाहियान को किसके समय भारत आया? फाहियान किसके समय में भारत आया था? फाहियान जो है ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। देखिए गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। उसने उत्तर भारत के कई क्षेत्रों को यात्रा की, जैसे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ आदि। उसने अपनी यात्रा के विवरण फोकोकी नामक ग्रंथ में दिया था। फोकोकी नामक ग्रंथ में दिया था। और अगला है प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन थे। हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार थे। उसने समुद्रगुप्त के अभियानों को उपलब्धि के रूप में उल्लेख किया था और वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिसे हर्षचरित की रचना भी कहा जाता है। कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? तो ये है आपके फाहियान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फाहियान। चीनी यात्री ह्वेनसंग जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। उसने बौद्ध ग्रंथों की प्रमाणिक प्रतियों की तलाश में भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में 17वीं सदी में भारत आया था और उसने बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी पवित्र स्थलों का भ्रमण किया और उप महाद्वीप के पूर्व तथा पश्चिम से लगे इलाकों की यात्रा भी की थी। अब आपके राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई थी? तो नवीन जाति प्रमुखता में आई थी वो है आपके कायसथ। कायसथ जो है ये आपके नवीन आया था। जैसे देखिए राजपूत काल में कायसथ नवीन जाति प्रमुखता में आई थी। इस जाति का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति से मिलता है। इस जाति की उत्पत्ति गुप्त काल में बंगाल से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो है ये इसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देखिए फाहियान भारत की यात्रा पर आने वाला पहला चीनी भिक्षु यात्री और अनुवाद था, जिनका लक्ष्य बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें चीन ले जाना था। इसकी यात्रा के समय 402 ईस्वी में भारत में गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल था। ये गुप्त राज की स्थापना किस सन में हुआ था? तो गुप्त राज की स्थापना जो है ये आपके 320 ईस्वी में हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त जो 240 से 280 ईस्वी तक था, जबकि इस वंश के वास्तविक संस्थापक जो थे ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। यह 310 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। उसने गुप्त संवत की शुरुआत 319 में की थी। चलिए अब देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाएंगे आपके कुमारगुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त शासक जो था कुमारगुप्त था और यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित शिक्षा का विख्यात एवं महत्वपूर्ण केंद्र था। वर्तमान में इसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं और यह विश्वविद्यालय जो है बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसंग ने यहाँ अध्ययन किया था। अब देख लेते हैं प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी है ये आपके उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह राजा विक्रमादित्य के समय अवंती की राजधानी थी। महाकवि कालिदास उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, इसलिए कालिदास ने उज्जैनी के अत्यंत सुंदर वर्णन भी किया है। अब आपके देख लेते हैं कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है प्राचीन काल के सबसे महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। सर्वप्रथम इन्हें ही भूगोल के आकार के बारे में बताया। इन्होंने भूगोल के आकार में बताया और इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ थी 10 गीतिका, आर्यभट्टियम
ग्रंथ जो है 10 गीतियाँ आर्यभट्ट में, जिसमें उनकी प्रमुख कृति है आर्यभट्टीय गणित और खगोल विज्ञान का एक संग्रह। चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ का संपादित किया था। अश्वमेध यज्ञ जो है ये आपके समुद्रगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त के शासनकाल था। इसके समय में गुप्त साम्राज्य की सबसे अधिक विस्तार हुआ था। समुद्रगुप्त की सामरिक विजय का विवरण हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। अपनी विजय के उपरांत जो है समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसकी परिचय उसके सिक्के तथा उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त है। उसके सिक्के पर जो मुद्रित है यह है आपके अप्रतिरथ व्याघ्र क्रमांक और क्रमांक जैसे विशद उसके गौरव जीवन चरित्र पर स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था। चलिए अब देख लेते हैं। अब है आपके विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था, तो ये है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रम संवत जो है इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त द्वितीय ने 57 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर चांदी के सिक्के उत्कीर्ण कराई और पश्चिम शक विजय के फलस्वरूप इसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराया था। चलिए अब आपके चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम हो जाएगा आपका देवगुप्त, देवराज और देवश्री। ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी उपाधि जो है आपके विक्रमांक और विक्रमादित्य और परम भाग्य शाहसांक व देवपुत्र आदि थे। चलिए अब है आपके अगला क्वेश्चन है महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो ये थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाले प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इसने 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया। देखिए गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान जो है भारत आया था और कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, तो गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था हुन आक्रमण से। देखिए हुन के आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, क्योंकि स्कंदगुप्त की उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुई थी और हुन आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अतिरिक्त गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण भी था। अब है आपके प्रशासनिक कमजोरियां। इसका पतन का कारण था प्रशासनिक कमजोरियां, प्रांतपतियों का विशेषाधिकार, आर्थिक कारण, उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव और सामंतियों का विद्रोह। चलिए किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और शकों पर विजय का उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के चलाए थे। इसके समय में पाटलिपुत्र उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र भी था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न भी कहा जाता था। और महाकवि कालिदास इसमें थे। महाकवि कालिदास धन्वंतरी छपनक फलित ज्योतिष के विद्वान थे और अमर सिंह कोशकार थे। शंकु वास्तुकार थे और बेतल भट्ट ये थे घटकर्पण और वराह मिहिर खगोल विज्ञान थे एवं वर रुचि जैसे विद्वान यहाँ शामिल थे। अब है आपके गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो ये थे आपके आर्यभट्ट जो थे ये प्राचीन भारत के गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिष एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्ट की ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इसकी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय से हुई थी। इसकी ग्रंथ जो है राजा बुधगुप्त प्रभावित होकर इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बनाया था। और शून्य की खोज भी है ये आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था। अब है आपके हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, तो कहाँ की थी, तो ये थे आपके थानेश्वर से कन्नौज में। हर्षवर्धन जो है ये आपके 606 से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत के अंतिम हिंदू सम्राट था। उसने आर्यवर्त पर शासन किया और शशांक को पराजित करने के पश्चात हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी परिवर्तित की। इसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, नंगानंद और 3 ग्रंथों नाटक की रचना की थी। हर्ष जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का संरक्षक था। अब देख लेते हैं कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय में चीनी पर्यटक भारत आया था, तो यह कौन था, तो ये थे आपके ह्वेनसोंग जो थे ये भारत आए थे। फयान के तरह ह्वेनसोंग भी चीनी यात्री बिच्छू था और 630 ईस्वी में यह भारत आया था और 643 ईस्वी तक ये रहा था। ह्वेनसोंग ने गंधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, गया, कुशीनगर की यात्रा की थी, लेकिन भारत का सबसे पहले महत्वपूर्ण समय कन्नौज में बिताया था। चलिए अब है आपके
अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी आपके कन्नौज थी। हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। यह वर्धन पुष्यभूति वंश के शासक था। पहले हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में कन्नौज हो गई थी। उन्होंने भारत में 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। और हर्षवर्धन जो है ये प्रयाग इलाहाबाद में प्रत्येक 5 वर्ष तक महामोक्ष परिषद के आयोजन करता था। इसके समय में चीनी यात्री विभेद संघ जो है ये भारत आए थे। चीनी यात्री विभेद संघ भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। अब आपके दक्षिण भारतीय राजवंश जैसे चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम वंश से संबंधित सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये थे आपके देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो थे ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। और देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के शासक था और संगम वंश का सबसे महान शासक भी था। अब देख लेते हैं कि तंजौर का राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये थे आपके राज प्रथम ने करवाए थे। देखिए तंजावुर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने 1004 ईस्वी और 1009 ईस्वी के दौरान करवाया था। उसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तंजावुर में चोल वंश की राजधानी थी। यह मंदिर वास्तुकाल, पाषाण व ताम्र में शिल्पांकन और चित्रांकन के नृत्य, संगीत, आभूषण एवं उत्कीर्ण कला को बेजोड़ अनुमान में इस मंदिर का उत्कीर्ण के कारण इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया है। अब है आपके गंगकोट चोलपुरम का निर्माण करता कौन थे? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रथम। चोल साम्राज्य के शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल वंशीय शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगकोट चोलपुरम नगर की स्थापना की थी। इसे साम्राज्य की राजधानी बताया और इसे उसने गंगकोट चोल की उपाधि भी धारण की। प्राचीन काल में यह प्रसिद्ध नगर था। यह चोलकालीन और विशाल मंदिर के अवशेष भी यहाँ से मिलते हैं। अब है आपके प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश के मुख्य योगदान क्या है? तो यह है आपके एक संगठित स्थलीय स्वशासन था। देखिए चोल शासक के प्रमुख विशेषता एक संगठित स्थलीय प्रशासन था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थगित की और एवं उनका नाम गंगकोट चोलपुरम रखा था? तो ये थे आपके राजेंद्र प्रथम जो है ये चोल शासक राजेंद्र प्रथम जो बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगकोट चोल की उपाधि धारण की थी और कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। इनका नाम गंगकोट चोलपुरम रखा गया था। इस राजधानी के निकट जो है चोल गंगन नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। और चोल साम्राज्य के सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अब है आपके राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे आपके दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश था जिसका संस्थापक दंतीदुर्ग थे। दंती वर्मन के माना जाता है। दंतीदुर्ग जो है या दंती वर्मन को माना जाता है। दंतीदुर्ग ने 753 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिमान को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी और मानखेत में अपनी राजधानी बनाई थी। चलिए अब आपके चालुक्य वंश की राजधानी थी। तरह चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है? तो देखिए चालुक्य की राजधानी हो जाएगा वातापिया, पल्लव की राजधानी थी कांची और राष्ट्रकूट की राजधानी था मानखेत और वर्धन की राजधानी था कन्नौज। ध्यान रखिएगा। अब है आपके सीमावर्ती राजवंश। तो सीमावर्ती राजवंश में हो जाएगा आपका कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस के इतिहास से है? तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। कारकोट राजवंश जो है राजवंश कश्मीर का एक राजवंश था जिसकी स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था ललितादित्य मुक्तापिंड था। इस वंश में कश्मीर पर 598 ईस्वी से 855 ईस्वी तक शासन हुआ था। अब है आपके प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला एवं संगीत से संबंधित क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है गंधार कला मिश्रण थी। तो गंधार कला जो है ये आपके मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों से थी। गंधार कला मूर्ति कला की भारतीय और यूनानियों शैलियों के मिश्रण थी। इसे इंडो ग्रीक कला के रूप में भी जाना जाता है। यह कला शैली प्राचीन ग्रंथ क्षेत्र जो आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से स्थित है वे विकसित हुई थी और उसने भारतीय बौद्ध कला पर यूनानी कलाओं के तत्वों का महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। अब देख लेते हैं प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह आपके एहोल लॉर्ड खाल मंदिर जो है कर्नाटक के एहोल में स्थित है। एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। इसे 5वीं शताब्दी में चालुक्य शासकों ने निर्माण करवाया था। लॉर्ड खान मंदिर भगवान शिव के समर्पित है। इस मंदिर के नाम एक मुस्लिम सेनापति के नाम पर लॉर्ड खान मंदिर पड़ा है
जिसके बाद से इसे निवास स्थान के रूप में उपयोग कर दिया गया था। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, रथ पैगोंडा का निर्माण किस शासक ने किया था? तो रथ पैगोंडा का निर्माण जो है आपके पल्लव शासक ने किया था। तो पल्लव शासक ने किया था। यह महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है और यह एक शिला पर स्थित मंदिर है जो एक पत्थर के काट कर बनाया गया था। इस मंदिर को यूनेस्को ने वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। तो ये है आपके राष्ट्रकूट। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर प्रसिद्ध मंदिर था राष्ट्रकूट मंदिर, जो एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में पौराणिक देवताओं के अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इस मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। वर्ष 1987 में एलिफेंटा की गुफा को विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, अजंता के और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये आपके औरंगाबाद में है। अजंता और का गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास बाघोरा नदी के बीच के पास सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट में एक रॉक काट गुफाएं का एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। अजंता की गुफा में 30 बौद्ध गुफाएं हैं, जबकि एलोरा में 34 गुफाएं का समूह है, जिसमें 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अब है आपके गंधार कला मिश्रित है। तो गंधार कला हो जाएगा मूर्ति कला और भारतीय यूनानियों का मिश्रित है। अब है आपके राजपूत राजवंश से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राजपूत राजवंश से संबंधित हो जाएगा, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली था? तो जाट शक्तिशाली था आपका चुरामल हो जाएगा। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है जाट नेता चुरामल काफी शक्तिशाली था। ये राजस्थान के भरतपुर राज्य के प्रमुख थे और चुरामल के शासनकाल 1695 से 1721 के बीच रहा था। रानी दुर्गावती कहाँ की महारानी थी? तो रानी दुर्गावती जो थी ये आपके गोंडवाना की महारानी थी। देखिए इसके बारे में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो रानी दुर्गावती जो है रानी दुर्गावती चंदेल वंश के वंशज था और यह जो है गड्ढा कटगा के गोड साम्राज्य के शासनकाल की महारानी थी। इनका विवाह गड्ढा राज्य के राजपूत राजा दलपत शाह कछवाहा से हुआ था। गोंडवाना मध्य भारत के ऐतिहासिक क्षेत्र है। इससे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के हिस्से शामिल हैं। और दलपत शाह की मृत्यु वर्ष 1548 में हुई थी, जिसके बाद रानी दुर्गावती ने अपनी पुत्र वीर नारायण की गद्दी पर बिठाकर शासन का बागडोर संभालकर मुगल साम्राज्य के साम्राज्यवादी विचारधारा को कड़ा प्रतिरोध किया था और मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी थी। अब है आपके राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज जो थे ये आपके परमार वंश से संबंधित हैं। राजा भोज परमार वंशी एक प्रतापी शासक थे। इस वंश के संस्थापक उपेंद्र राज तथा कृष्ण राज थे। प्रारंभ में इस वंश की राजधानी उज्जैन थी और कालांतर में राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई थी। और परमार वंश के 8वां राजा वाक्यपति मंजू की भतीजा भोज लगभग 1018 से 1060 ईस्वी तक प्रतापी में था। अब है आपके राजतरंगिणी के लेखक कौन है? देखिए प्राचीन कालीन विविध राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हो जाएगा आपका कलहन हो जाएगा राजतरंगिणी के लेखक। देखिए इसमें आपके राजतरंगिणी कलहन द्वारा रचित प्रसिद्ध कृति है। यह ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का एक विशिष्ट इतिहास प्रस्तुत करता है और कलहन 12वीं शताब्दी में एक प्रतिष्ठित कश्मीर वाह कवि और इतिहास थे। राजतरंगिणी की रचनाकार 1148 से 1149 ईस्वी तक माना जाता है। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में 8 तरंगों में विभाजित हुआ है। अगला है ड्रेकन के कानून की सभ्यता से संबंधित है। तो ड्रेकन के कानून जो है आपका ग्रीस से संबंधित है। देखिए 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस के एथेंस शहर के पहले विधायक ड्रेको ने एक कानून बनाया जिसे ड्रेकन का कानून के नाम से भी जाना जाता है। और ड्रेकन का कानून जो है ग्रीस यूनान सभ्यता से संबंधित था। इसका कानून जो है केवल एक अदालत द्वारा लागू किया गया था और इस कानून में एथेंस पर शासक करने वाले मौखिक कानून और रक्त विवाद का व्याख्या समाप्त कर दी गई थी। अब है आपके अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध। तो क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध मेसोपोटामिया लेखन से है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध मेसोपोटामिया संबंध से है और इस सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली लिपि का नाम जो है क्यूनिफॉर्म था। इस सभ्यता का विश्व के प्राचीनतम सभ्यता को भी माना जाता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे आपके प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित टोटल बिहार पुलिस दरोगा और मद्य निषेध जो भी बिहार के एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन को इस एक ही वीडियो में कवर किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।